नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मऊ की घोसी सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो गया है। अब 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि शिवपाल यादव जल्दी ही हम लोगों के साथ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले वो हमारे साथ आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो हुआ वो यहां पर भी होगा। अखिलेश जी बार बार कहा करते थे कि जब उनको बंगला मिला, सिक्योरिटी मिली, तो वो बार बार यही कहा करते थे कि शिवपाल जी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो यहां भी शिवपाल जी, रामगोपाल जी आकर के और अखिलेश जी आकर के बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। वो अपने जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कब तक आपके साथ वो आ जाएंगे? ये लोकसभा चुनाव के पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। देख रहे, बड़ा मामला होगा। जो आपके महाराष्ट्र में हुआ है वो घटना यूपी में होने जा रही है। मैंने ये तय है कि उनको बीजेपी में आना। बता तो दिया, अंदर अंदर बतिया रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि राजभर हमारी चिंता ना करें, वो बहरूपिया हैं और अब जनता उनके बारे में जान चुकी है। राजभर जल्दी तो हम शपथ ले लें जो मैंने कहा है। हमारी चिंता न करें और हम जानते हैं कि अब ये आगे चल के विधायक भी नहीं हो पाएंगे। और जो देखे ये बहरूपिये हैं, ओम प्रकाश राजभर बहरूपिये हैं, ये पूरा प्रदेश समझ चुका है। ये कब प्रधानमंत्री के लिए क्या बोल रहे थे, गृह मंत्री जी के लिए क्या बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के लिए क्या बोल रहे थे। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को भी जल्द समस्या के निस्तारण के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम दौरा एक बार फिर से गोरखपुर का था और हमेशा की तरह इस बार भी वो जन सुनवाई करते हुए नजर आए हैं। जब भी गोरखपुर जाते हैं तो जरूर जनता दरबार लगाते हैं, जहां पर लोग अपनी समस्या मुखिया के सामने अपने रखते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने अग्निकांड पीड़ित व्यापारी को 5 लाख रुपए का चेक दिया और मुख्यमंत्री कोष से सीएम योगी ने चेक दिया है। आपको बता दें कि 29 अगस्त को कपड़े की दुकान में आग लग गई थी, जिससे कि करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इंडिया शब्द को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ध्यान में रत रहता है। वो हमारा देश है, उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती।
पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को बीजेपी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में दिनेश शर्मा हनुमान सेतु स्थित मंदिर पहुंचे और दर्शन किया। इस दौरान में खाटू श्याम मंदिर भी पहुंचकर दर्शन किए। दिनेश शर्मा ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मंगलवार को पार्टी कार्यालय से सुबह 11 बजे निकलकर विधान भवन में राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन करेंगे। 5 साल का उप मुख्यमंत्री का दौर, फिर एमएलसी का दौर, तो मैं समझता हूँ आज राज्यसभा ये भी एक जीवन का अंग के रूप में है। और हमें जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तो भी मैंने कहा था कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, एक कार्यकर्ता के रूप में जहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मेरा उपयोग समझेगा वहाँ उसको करेंगे। आज एक दायित्व के रूप में एक नया दायित्व है कि राज्यसभा जाना है मुझे, तो निश्चित रूप में ये मेरे लिए एक अवसर है और इसको मैं अच्छी तरह कर सकूं, इसकी मेरी कोशिश होगी। इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल और तमिलनाडु के कांग्रेस के सबसे करीबी सहयोगी डीएमके के मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से कर दी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और कोरोना कहा जा सकता है, बल्कि उन्हें खत्म करना भी जरूरी होता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका केवल विरोध नहीं कि मच्छर, डेंगू, फीवर, मलेरिया और साथ ही कोरोना कहा जा सकता है, बल्कि इन्हें खत्म करना बेहद जरूरी है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा हिंदू धर्म के अपमान पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने भी विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। डीएमके जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। उदयनिधि के बयान की द्वारकाचार्य और महंत रविंद्र पुरी ने भी निंदा की है।
ऐसे चूहों से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कई पुश्तें नस्तोनाबूद हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। और सारे गिद्ध यही सोचते हैं कि सचराचर जीव को मैं अपनी चोंच से नोच सकता हूं, पर बच्चा शिकारी भारत में है और उन शिकारियों के माध्यम से तुम शिकार हो जाओगे। आज जो केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सनातन संस्कृति के संरक्षक हैं, तमाम प्रकार के धर्म योद्धा, धर्म संरक्षक हैं। सनातन अपने आप में एक प्राचीन धर्म है, जो सूर्य जब तक रहेगा, चंद्रमा रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। ये किसी व्यक्ति के कहने से या समाज के कहने से ना कभी नष्ट हुआ है और ना आगे होगा। ये उस मंत्री का जो वक्तव्य है, पूरा सनातन धर्मावलंबी जो विश्व के अनेकों भागों में रहते हैं, वो सभी इससे उद्वेलित हैं और आंदोलित हैं। सबको बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे संविधान की शपथ लेने के बाद मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं। शुद्र राजनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक दशक से भी कम समय में 5 पायदान की छलांग लगाने वाला भारत निकट भविष्य में दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। G20 समिट को लेकर कहा कि G20 अध्यक्षता के कई सकारात्मक परिणाम आए हैं और इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और फेक न्यूज और डीप फेक पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फर्जी खबरें समाज में अराजकता पैदा कर सकती हैं, साथ ही ये समाचार के स्रोत की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाती है। और उधर पीएम मोदी के इंटरव्यू को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि लंबे वक्त तक भारत को 1 अरब से अधिक भूखे पेटों वाले देश के रूप में माना जाता था, लेकिन अब भारत को 1 अरब से अधिक आकांक्षी दिमागों, 2 अरब से अधिक कुशल हाथों और करोड़ों युवाओं के देश के रूप में देखा जा रहा है। हम न केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बल्कि सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश भी है। इसलिए भारत के बारे में दृष्टिकोण बदल रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लगातार रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंच रहे हैं और इस बार सावन में एक बार फिर से नया कीर्तिमान बना है, जहां 8 हफ्तों में सावन में श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ 63 लाख को भी पार कर गई है। तो वहीं सावन के अंतिम सोमवार को 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। पूरे देश से इस बार भारी संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से बाबा विश्वनाथ के खजाने में भी भारी इजाफा हुआ है। औरैया में कपड़ा शोरूम में भीषण आग लग गई। 2 मंजिला इमारत में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हो गया। घटना सहार इलाके की। यहां पर कपड़े का शोरूम और हीरो मोटरसाइकिल की एजेंसी थी। दुकान में करीब 5 करोड़ का माल था जो जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे सीओ बिदुना और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पीलीभीत के सहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में कार बेकाबू होकर पिकअप से टकरा गई और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और इस घटना में कार में सवार लखनऊ के रहने वाले पति और 2 लड़कियों की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और सीएम योगी ने पीलीभीत में सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने हादसे में घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश भी जारी किए। बहराइच में पुलिस ने नाबालिग हिंदू लड़की से रेप के आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक इमरान ने उसे देर रात फोन के बहाने बुलाया और केमिकल सुंघाकर बेहोश करने के बाद रेप किया। फिर बेहोशी हालत में गांव से दूर एक बाग में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा लिया है और आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में एक युवती का शव घर में पंखे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद में परिजनों ने रिलेशन में रह रहे एक दूसरे समुदाय के लड़के पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मृतक लड़की पिछले कुछ सालों से एक जिम में
रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। वहीं उसकी दोस्ती साकिब खान नाम के शख्स से हो गई। इसके बाद में दोनों लिव इन में रहने लगे थे और परिजनों का आरोप है कि लड़का मुस्लिम था और लड़की को जबरन प्रेम जाल में फंसा रखा था। लड़का पहले से शादीशुदा है और इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और फिर देर रात लड़की का पंखे से लटका हुआ शव मिला। परिजनों ने पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का दावा किया है। कल रात लगभग 11 से 11:30 के बीच कौशाम्बी पुलिस को एक युवती के आत्महत्या किए जाने की, फांसी पर लटकने की सूचना मिली। तत्काल मौके पर कौशाम्बी पुलिस पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजनों से संपर्क कर लिया गया है। परिजन ने तहरीर हमको प्रदान कर दी है, जिस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। कमरे की तलाशी लेने पर हमें युवती की एक डायरी मिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा पन्ने की है। जो 2021 से यह युवती उस डायरी को मेंटेन कर रही थी। उपलब्ध साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर आगे की हम कार्रवाई इस मुकदमे में करेंगे। और खबर देवरिया जिले से, जहां पर रास्ते में बैठने को लेकर दो पक्षों में पहले कहासुनी हुई और फिर एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। मामला गौरी बाजार थाना क्षेत्र के नगरौली गांव का है। बताया जा रहा है कि देर रात सड़क पर इम्तियाज अपने कई साथियों के साथ खाट लगाकर बैठा था और इसी दौरान गांव के रहने वाले परशुराम ने मना किया, जिसको लेकर दोनों पक्ष में बहस हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों से तमंचा और साथी कारतूस भी जब्त किया गया। मामला थाना तिलहर कस्बे का है, जहां 2 पक्षों में गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद में बदमाशों ने पीड़ित पक्ष पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की और इस मामले में आरोपी मोहित, अरुण, तन्नू, सुनील और साथी साजन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। गाजियाबाद में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं और चोरों ने सभी बाइकों को दिल्ली और अन्य जगहों से चोरी किया था। जुलेसर रोड पर चेकिंग के दौरान शक के आधार पर पुलिसकर्मियों ने चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद की। फिर पूछताछ में चोरी के 2 और बाइक्स की जानकारी हाथ लगी है। देखिए, थाना उत्तर की पुलिस द्वारा जो है एक सराहनीय कार्य किया गया है और शहर में लगातार जो है कुछ चोरी की घटनाएं बढ़ी थी, बाइक चोरी की। तो सिटी सर्किल की सभी पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जो है आज चेकिंग के दौरान झील की पुलिया के पास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो है मौके पर से 3 और कुल 5 जो है चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। इसमें से जो बाइकें बरामद की गई, एक बाइक जो है थाना रामगढ़ से चोरी हुई थी, एक थाना दक्षिण से, 2 थाना उत्तर से। भदोही में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की सर्विस रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आरोपी कार ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया था। मृतक दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करते थे। खबरें लगातार जारी हैं। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।